हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन को मैंने लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया हूँ, एमसीक्यू भी दे दिया हूँ और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट पॉइंट इतना सारा कवर कर दिया हूँ। सारा का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में। वहाँ से पूरा प्लेलिस्ट देखिए। जैकबोर्ड द्वारा जो भी टर्म 1 में आ रहे हैं एग्जाम, सॉरी मेरे दोस्त एक सेकंड पेंसिल ले लेते हैं, जो भी टर्म 1 में आ रहे हैं जैकबोर्ड में वो सारा मैं कंप्लीट कराऊंगा। टर्म 1 टर्म 2 सारा पहले टर्म 1 कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद टर्म 2। देखिए लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है ना, टर्म 1 में देगा टर्म 2 में देगा, हम लोग को मतलब कि अभी पता नहीं है, ठीक, क्योंकि कोई वहाँ से इन्फॉर्मेशन आया नहीं, सिलेबस आया नहीं है। तो सिलेबस के इंतजार में हम लोग रुके नहीं ना रहेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे जैसा होगा उसके बाद हम लोग तो पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इसके लिए टर्म 1 टर्म 2 मैंने डिसाइड नहीं किया है, तो चैप्टर नंबर 2 है इसलिए स्टार्ट कर दिया। 1 कंप्लीट हो गया, इकोनॉमिक्स का भी 1 यूनिट कंप्लीट है, 2nd यूनिट स्टार्ट है, क्लास 11th का भी और क्लास 12 का भी, ठीक। इंट्रोडक्शन हो गया कि क्या क्या चैनल पे चल रहे हैं। देखिए लॉस्ट स्प्रिंग मतलब क्या होता है। ये जो स्टोरी है ना, अनीस जंग जो राइटर थे, एक सेकेंड, अनीस जंग लिखे थे कि अभी भी जिंदा है, मतलब कि प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनका जो लॉस्ट स्प्रिंग जो लेखक नोवेल था, ये नोवेल 2005 में आया था, ठीक। चैप्टर जब खत्म हो जाएंगे तो मैं क्या बोलते हैं चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अलग से दे दूंगा और एमसीक्यू वगैरह तो बाकी सब लास्ट में होंगे, लेकिन पहले हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे क्या होता है। तो 2005 में इनका एक बुक आया था लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक, नोवेल था। उसी का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा खंड यहाँ पे पढ़ेंगे, छंद जिसको बोलते हैं, तो उसी का पार्ट यहाँ पढ़ेंगे। 2005 में इसका क्या बोलते हैं पब्लिकेशन हुआ था। इनका एक और फेमस आया था अनवेलिंग इंडिया, 1900 कितना में था, 1987 में शायद पब्लिश हुआ था अनवेलिंग इंडिया, जो कि महिलाएं के जो महिला पे क्या बोलते हैं अत्याचार हो रहा था ना, उन्हीं के बारे में, स्पेशली वोमेन औरत के बारे में उस पर लिखा गया था, कैसे पर्दा में रहती है, क्या क्या बारे में, उसके बारे में दिया था। तो जानते हैं कि अनीस जंग कहाँ की थी, क्या इनका बैकग्राउंड था, ठीक। अबाउट ऑथर में हम लोग देखेंगे। वैसे इनका जन्म हुआ था 1944 में, बुक में आपका दिया है क्या 1964, तो थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, ठीक। 1944 में हुआ था, रियल हम लोग का नोट्स में जो है 1944 है, तो 1944 याद रखिएगा। बोर्न फ्रॉम हैदराबाद स्टेट में इनका जन्म हुआ था, वही राउरकेला उड़ीसा देखे हैं। तो बोर्न हुआ था राउरकेला में, राउरकेला कहाँ है, राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक। लेकिन हैदराबाद में रही थी, हैदराबाद में पढ़ी थी, वहाँ से स्टडी की थी, क्या बोलते हैं ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। मतलब बहुत समझिए कि एक तरह से काफ़ी प्रसिद्ध लेखिका, ठीक। फादर का नाम था अनीस जंग, वो भी याद रखिएगा, पोएट थे वो भी, ठीक है ना। और कहते हैं जो लास्ट हैदराबाद के जो प्रिंस थे उनके यहाँ भी कुछ मैंने एडवाइज़र के रूप में काम किए थे। इनके पिताजी का नाम था क्या, होशियार जंग, ठीक। अगर माता जी का बात करें, इनका भाई वगैरह का बात करें, ये सभी उर्दू के पोएट थे, ठीक। और एक और इन विदेश में भी जाके लेखिका जो है ना, ये हम लोग का जो क्या बोलते हैं इनका अनीस जंग, ये विदेश में जाके स्टडी की थी। आपका एमए की थी साइकोलॉजी में, तो एमए भी की थी अमेरिका में जाके, इंग्लैंड भी पढ़ी, अमेरिका जाकर पढ़ी थी, विदेश में भी, ठीक। और जर्नलिस्ट यानी कि न्यूज़ एडिटर का भी काम की थी टाइम्स ऑफ इंडिया। 3 नवंबर क्या बोलते हैं 1838 में ना, शायद वही मैंने यूथ टाइम उस समय था, तो उस समय न्यूज़ में भी काम की थी। मैंने बहुत इनका समझिए बैकग्राउंड पढ़िएगा ना तो बहुत डीप में चला जाएगा, मैं उतना बताऊंगा नहीं। अबाउट ऑथर से भी क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, ज़्यादा पूछते नहीं, हम लोग को ज़्यादा फोकस देना है कि अगर माता पिता का नाम तो होशियार जंग और माता का नाम इनका क्या था, माता का नाम शायद हम लोग का नोट्स में नहीं दिया, मैं नोट्स से बता रहा हूँ, तो नोट्स में वैसा कुछ दिया नहीं है, ठीक। तो उतना हम लोग को डीप में नहीं जाना है, बस हम लोग को याद रखना है कि माता पिता भी इनका पोएट थे, क्या बोलते हैं माता और भाई थे पोएट थे, पिताजी पोएट थे, सब लेखक थे। और एक चीज़ हम लोग याद रखना है कि 2005 में लॉस्ट स्प्रिंग आया था, बस इसी का डेट याद रखना है। कभी कभी पूछ सकता है, बुक में नहीं दिया लेकिन फिर भी पूछने का चांस रहता है, ठीक। तो अभी तो हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन कैसे क्या स्टार्ट हुआ और लॉस्ट स्प्रिंग किसके बैकग्राउंड पर लिखा हुआ था। जैसे कि हम लोग चैप्टर 1 देखे थे। देखिए मैं स्पीड में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आराम से एक एक लाइन एक एक वर्ड को, नया नया वर्ड सीखिए, नया नया लाइन समझिए, नया नया स्टोरी समझिए, ताकि आराम से पढ़िएगा तो एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगा। अभी आराम से नहीं पढ़िएगा, अकबक में हड़बड़ी में रहिएगा तो फिर बाद में दिक्कत होगा। इसीलिए 2 लेक्चर 3 लेक्चर जितना लेक्चर बढ़े आराम से पढ़ना है। कोई एक दोस्त क्या नाम है उसका, कोई लड़का हमसे बोला कि भैया हमको चैप्टर 2 का इंग्लिश का भेजिए, वैसे भेजते लेकिन उसके कहने पर आज ही डाल रहा हूँ, चलिए डिमांड है तो भेजना चाहिए, ऐसे मैं डाल देता। इंग्लिश इकोनॉमिक्स का हर चैप्टर डाल दूंगा, टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक। तो लॉस्ट स्प्रिंग आया था 2005 में। तो इसका जो बैकग्राउंड था ना, यह जो डिप्राइव यानी कि वंचित जो लोग, यानी कि जो चाइल्ड लोग रहते हैं, जो कि जिनका बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पाता, फूड क्लोथिंग एजुकेशन, यानी कि जो समझिए कि बेघर रहते हैं। बहुत सारे भारत में देखा जाए कि बहुत ऐसे चाइल्ड लेबर जो क्या बोलते हैं चाइल्ड लेबर का भी देखा जाता है, शिकार हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते, एजुकेशन उन लोग का लाइफ में नहीं मिल पाता। तो उन लोग के बारे में लिखते थे। और लॉस्ट स्प्रिंग स्पेशली उन्हीं सब बच्चे के बारे में जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर में जैसे कि इदरीस मिलेगा, साहेब आलम मिलेंगे, मुकेश के बारे में पढ़ेंगे, सविता के बारे में पढ़ेंगे, ये सब कैरेक्टर हैं। इन लोग के बारे में दिखाया गया कि भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि
बेसिक फैसिलिटी से डिप्राइव है, यानी कि वंचित है। उन लोग का बेसिक फैसिलिटी यानी कि मेन जो है एजुकेशन नहीं मिल रहा है। एजुकेशन नहीं मिल रहा तो हम लोग का इंडिया का जो बैकग्राउंड है, क्या बोलते हैं, बैकबोन कहिए, एजुकेशन ही बैकबोन है किसी भी कंट्री का। एजुकेशन मिल नहीं रहा है तो कंट्री हम लोग का पीछे जाएगा ना। जितना चाइल्ड लेबर बढ़ेगा, वे सब अगर चाइल्ड लेबर एजुकेट करके ऑफिशियल वर्क करने रहे तो भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो इसी पे इनका फोकस रहता था कि भारत में चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, इस पर मतलब कि थोड़ा सा सुधार किया जाए। तो इन्हीं लोग के बारे में देखा जाता था, यानी कि मतलब कि थोड़ा सा उन्हीं सब स्टूडेंट के बारे में लिखते थे। तो 5 मिनट का आपको थोड़ा सा मैं समराइज इंट्रोडक्शन दिया हूँ, लेकिन ये सब इंट्रोडक्शन बहुत कम है, लेकिन आप लोग का एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रखिएगा तो बहुत अच्छा है। नहीं तो बाकी तो बुक तो सबको पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी रहना चाहिए ताकि 2 लाइन में एक्स्ट्रा भी बोल सकता हूँ। ठीक, बुक तो हर जितना भी क्लास 12 में है तो बुक तो सबको पढ़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। बोलिएगा भैया बहुत बोल लिए, अब थोड़ा सा हम लोग का लाइन बाय लाइन स्टार्ट करिए। अनीस जंग, ये डेट देख लीजिएगा, डेट में कन्फ्यूजन है, डेट सही नहीं है। 1944 में जन्म हुआ था, लेकिन यहाँ पे लिख दिया 1964। ठीक, बोर्न इन द राउरकेला, जो बताएं उड़ीसा में जन्म हुआ था। स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद, लेकिन बचपना और एडोलेंस 13 to 19 जो एज होता है कहाँ पे गुजारी थी, हैदराबाद में गुजारी थी। सी रिसीव हर एजुकेशन इन द हैदराबाद, हैदराबाद अपने एजुकेशन को रिसीव की। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ चलिए ठीक है, हैदराबाद अपने एजुकेशन को क्या की, रिसीव की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में बोलेगा, अमेरिका में जाके क्या की, साइकोलॉजी की थी, एमए, ठीक है ना, एमए से क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी से एमए किए थे। तो भी ओस्मानिया यूनिवर्सिटी यहाँ पे हैदराबाद है, तो वहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी से क्लास की तो ग्रेजुएशन की होगी, ठीक है, यानी कि बीए की होगी। चलिए, हर पेरेंट्स वे आर बोथ राइटर्स, दोनों राइटर्स थे, पोएट थे, जो माता पिता सब कोई। पिताजी तो क्या बोलते हैं, पिताजी के बारे में क्या बताएं कि जो लास्ट प्रिंस थे हैदराबाद के, उनके यहाँ एडवाइज़र के रूप में भी काम किए थे। अनीस जंग बिगन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीस जंग जो थी लेखिका है, लेडीज़ है, तो अपना करियर कैसे स्टार्ट की थी, एज ए राइटर के रूप में भारत में। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड क्या है, कम्युनिस्ट फॉर द मेजर न्यूज़पेपर, बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए एडिटर का भी काम की थी, ठीक है ना। और कॉलमनिस्ट, मैंने कॉलमनिस्ट में संपादकीय एक पेपर आता है ना, तो वहाँ पर कॉलम लिखती थी, तो कॉलम लिखने का काम करती थी पेपर में, ठीक है ना, एडिटर के रूप में भी काम की थी। साथ ही साथ इन इंडिया में और एब्रोड में, विदेशों में भी। एंड आउथर क्या है, एक सेकेंड, एंड हैज़ ए आउथर सेवरल बुक, बहुत सारे बुक का भी लेखिका है, बहुत सारी किताब भी लिखी है। ठीक, द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम द हर बुक, द टाइटल द लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग वही जो इनका एक बहुत बड़ा बुक था, क्या बोले, तो उसी में से यह छोटा सा एक सर्फ है, यानी कि टुकड़ा है, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। अ स्टोरी ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड, उसी में से एक वहाँ से टुकड़ा लिया गया है, जिसका नाम है क्या, अ स्टोरी ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब कि खोया हुआ बचपना के बारे में जो स्टोरी होता है उसी के बारे में देखना है। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग में होता है वसंत ऋतु, मतलब वसंत ऋतु जो सबसे अच्छा ऋतु हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग खो दे रहे हैं, उसी के बारे में। तो वसंत ऋतु को यहाँ बचपना से कंपेयर किया गया कि बचपना को हम लोग खो दे रहे हैं, तो उसी का स्टोरी यहाँ पढ़ेंगे। एंड हियर एक सेकेंड, सॉरी, चलिए। सी एनालाइज द ग्रीनिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो कि दिखाता है ग्रीनिंग पॉवर्टी, समझ रहे हैं, मैंने गरीबी में कैसे लोग पीस रहे हैं, मतलब ठीक, और साथ ही साथ ट्रेडिशन, परंपरा को दिखाता है, विच कंडेम, जो कि इन लोग का बाधित करता है, किसके लिए, दी चिल्ड्रन फॉर लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण का लाइफ तुम लोग जियो, ऐसा लाइफ इन लोग का जीने के लिए बाधित करता है। कौन, यही पिवर्टी, ग्रीनिंग पिवर्टी, मैंने समझिए कि बहुत बुरा दयनीय जो पॉवर्टी होता है, गरीबी के कारण इन लोग का लाइफ कैसा है, मतलब वही शोषण किया जाता है। तो ये थोड़ा सा स्टोरी क्या बोलते हैं, अबाउट ऑथर था। ये अबाउट ऑथर बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, मतलब नाम मात्र, कभी कभी पूछेगा फिर नहीं पूछता है। तो चलिए हम लोग अब अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नोटिस ये सब वर्ड को हम लोग देखेंगे। देखिए जो वर्ड मान लीजिए फंस गए ना, मान लिया पढ़ रहे हैं, ठीक, मान लिया पढ़ने का तरीका बताता है, अगर बुक पढ़ना चाहते हैं, मान लिया स्टोरी में जितना वर्ड मीनिंग बताया, ठीक है, लेकिन कुछ फंस गए, मान लिया फंस गए, ग्रीनिंग में क्या होता है, मान लिया, ठीक है, सपोज है, तो यहाँ पर ऐसे टिक लगाइए, और यहाँ पर ही डिक्शनरी से खोज के, बुक में डिक्शनरी होगा ना, अब तो डिक्शनरी बुक में रहता है, तो यहाँ पर ऐसे करके टिक, यहाँ पर ही हिंदी अपना इसे ऊपर में लिख लीजिएगा, बुक में तो याद हो जाता है, ठीक है ना। तो ग्रीनिंग में क्या पीसना होता है, तो पॉवर्टी मतलब लोग कैसे गरीबी वहाँ का उन लोग का पिसाते रहता है, गरीबी से पिसाते रहते हैं सेंस के रूप में। तो यहाँ पर ऐसे करके पढ़िएगा ना, तो याद हो जाते हैं वर्ड मीनिंग भी, और साथ साथ स्टोरी और लाइन भी एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक। तो ऐसा पढ़िएगा तो अच्छा रहता है ना, तो फिर पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाता है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए मैथ आप बना रहे हैं, मैथ नहीं आ रहा है, तो अब देख के बनाइएगा मैथ, तो फिर आता है कि नहीं, तो देख के करते करते पढ़ते पढ़ते बहुत ही आ जाता है। मैथ से बहुत स्टूडेंट को डर लगता है, जिसको डर लगता है ना, मैथ में सबसे आसान तरीका है कि मैथ को आप लाइन क्या बोलते हैं, 2 बार 3 बार लिखिए ना, देख देख के याद हो जाता है, फिर अगला बार कैसे बनाना है ना, किसी से पूछना नहीं पड़ता है। तो जो टफ है उसमें ऐसा किया जाता है, ठीक। तो खैर उसको अपना अपना होता है, लेकिन जैसे पढ़ने का एक तरीका होता है,
साइंस क्या बोलते हैं, साइंस आर्ट्स इसमें क्या, इसमें लिखा हुआ याद करना है। मैथ में लिखा हुआ नहीं रहता, मैथ बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है, तो उनके लिए है ना कि लिखा हुआ नहीं है, तो आप लिखा हुआ नहीं है तो कहीं सर से कहीं से बनवा लीजिए कि सर नहीं बन रहा, उसके बाद एक बार देखिए तो फिर अगला बार खुद बन जाएगा। तो देखने से, बनाने से, पढ़ने से सब कुछ आ जाता है। इंग्लिश में वैसा ही वर्ड मीनिंग रहेगा ना, पावर, वर्ड पावर जितना मजबूत रहेगा उतना ही अच्छा हिंदी कर पाएगा, उतना ही अच्छा एक्सप्लेन कर पाएगा। हम लोग पास का है, मैं स्टार्टिंग से बुक को क्या बोलते हैं, इंग्लिश को तो बहुत कम, मतलब कि सोशल साइंस वगैरह सब ज़्यादा मैं डिक्शनरी से पढ़ा था। तो डिक्शनरी, सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है उसमें एक से एक वर्ड मीनिंग आता है, तो वर्ड पावर मजबूत है। अब इंग्लिश भी पढ़ा था तो इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग है। अभी कुछ दिक्कत होता है तो उसको देख लेते हैं, बस क्लियर हो जाता है। तो वर्ड मीनिंग जितना मजबूत रहेगा उतना अच्छा आप इंग्लिश को हिंदी कर पाइएगा, ठीक है। और ग्रामर वगैरह पढ़ने से इंग्लिश को हिंदी नहीं कर पाइएगा, लेकिन वर्ड मीनिंग रहेगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सजेशन रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम टाइम आई फाउंड ए रुपीज़ इन ए गार्बेज। ठीक, देखिए मैं यूट्यूब के जरिए नहीं पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पढ़ाना बहुत सारे बच्चों को, मैं आप लोग को स्पेशल पढ़ाता हूँ, खास करके जैक बोर्ड के बच्चों को। तो ऐसा मत सोचिए कि भैया थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर दीजिए, नहीं, मैं पूरा यूट्यूब पूरा वर्ल्ड को मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं बस केवल और केवल जैक बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ाने आया हूँ। बस जैक बोर्ड स्टूडेंट यहाँ से पढ़ें और रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट करें। हाँ बोलेगा ना भैया केवल जैक बोर्ड का पढ़ाएं, हम लोग को समझाएं, हम लोग क्लियर हो गया। ऐसा यूट्यूब पढ़ाना रहता तो इतना मैं डिटेल थोड़े बताता, मैं बस केवल यहाँ लाइन स्टार्ट कर धर खत्म हो गया। कैसे तुम पढ़ोगे, क्या समझोगे, क्या राइटर सब समझते रहो, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैंने जैक बोर्ड क्लास 12 दिया है, आप लोग को भी बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर रिजल्ट लाने का कोशिश करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोग का भी बेस्ट हो। ठीक, तो एज ए सपोर्टर, एज ए भैया जो भी बोलना है, एज ए सर आप लोग का सपोर्ट हमेशा करते रहूँगा, बस आप लोग का सपोर्ट फुल रहना चाहिए। ठीक, तो बस स्पेशली मैं आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ। चलिए, क्योंकि इंग्लिश है, हर बोर्ड के लिए इंग्लिश है, सीबीएसई के लिए है, लेकिन मैंने सीबीएसई या एक्स्ट्रा बोर्ड क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे जैक बोर्ड क्यों लिख दिया, जैक बोर्ड क्यों लिखा, बस आप लोग के लिए। या सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर एक बोर्ड में तो यही चलता है। तो ऐसा हमको नहीं चाहना है कि सारे बोर्ड के बच्चे पढ़े मत पढ़े, जैक बोर्ड का स्टूडेंट जरूर पढ़ ले। और आप लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा और दोस्तों में शेयर करते हैं तो और हमको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं और बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चले, बहुत चले। चलिए अब ध्यान देना है, अब 10 मिनट आप लोग का बहुत इंजॉय किए, अब ध्यान देना है कि स्टोरी में आखिर रियल में क्या हो रहे हैं। ठीक, चलिए। सम टाइम आई फाउंड ए रुपीज़ इन ए गार्बेज। कभी कभी गार्बेज में कूड़ा कचरा, उसमें हमें एक रुपीज़ मिल जाते हैं कुछ। तो क्या मिलते हैं रुपीज़, इसी के बारे में कौन ये लाइन को बोल रहा है, ये बीच में से उठाया हुआ लाइन है। तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि लाइन क्या बोल रहा है। ठीक, वाई डू यू डू दिस। लेखिका जो है वो लेखक क्या बोलते हैं, नरेटर से बोलती है। यहाँ पे दो हैं, नहीं सॉरी, वो फर्स्ट चैप्टर में थे नरेटर, यहाँ पे लेखिका खुद से बोल रही है। नहीं, लेखिका यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, गरीब बच्चा है जिसका नाम साहेब है, तो साहब से लेखिका पूछ रही है कि वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। ठीक है, आस्क्ड साहब से पूछी हुम, जो साहब था, आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप। मतलब प्रतिदिन मैं इनकाउंटर में इंटर करता हूँ, आता हूँ कहाँ पे, स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड, यानी कि स्क्राउचिंग में होता है कि ढूंढना, खोजना, तो गोल्ड खोजने इन द गार्बेज, कचरा में गोल्ड खोजने। गोल्ड कहने का मतलब कोई प्रीसियस थिंग, गोल्ड मतलब सोना ही नहीं होता है, गोल्ड मतलब कोई भी महंगा चीज़ या फिर जिससे हम लोग का लाइफ सपोर्ट में काम करता है ना, उसको हम लोग गोल्ड कहते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाई यहाँ पर मिल रहा है, आपके लिए गोल्ड है। तो बस गोल्ड खोजने के लिए, कुछ सुनहरा चीज़ खोजने के लिए गार्बेज में प्रतिदिन आता था, गार्बेज डंप में। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड मतलब कि जो लेखिका के बगल में पड़ोसी था तो वही आता था हमेशा। ठीक, साहब आता था। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब अपना घर को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सेट एडमिस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि मतलब कि ढाका समझते हैं बांग्लादेश का राजधानी है, तो ढाका में एक जगह था, वहीं पे ग्रीन फील्ड में लोग रहते थे, उसको छोड़ के यहाँ पर आ चुके थे। एंड हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, अब उसका जो होम था अब डिस्टेंस मेमोरी में नहीं है, यानी कि बहुत दूर तक अब कोई याद नहीं आता है घर के बारे में जो वहाँ से छोड़ के आ चुका था। ठीक, देयर वेयर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड, बहुत सारे स्टॉर्म, बहुत सारे आंधी तूफान है जो कि स्वेप्ट अवे देयर फील्ड, उन लोग का फील्ड को उजाड़ कर फेंक दिया, एंड होम्स, घर को भी उजाड़ को वहाँ से फेंक दिया। ठीक, आंधी तूफान आया था। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी जो माता है उनको बोलती है कि आंधी तूफान आया था तो सब कुछ हम लोग का वहाँ से तबाह हो गया, खत्म हो गया। ठीक, दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन लोगों ने वहाँ से छोड़ दिया था। कौन, साहब अपना घर को छोड़ दिया था, कहाँ से, बांग्लादेश, ढाका से। ठीक, एंड लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अब क्या बोलते हैं, लुकिंग फॉर गोल्ड, मैंने गोल्ड खोजते रहते हैं कहाँ पे, एक बिग बड़े शहर में जहाँ के भी इन लोग रह रहा है, लेखक लोग, क्या बोलते हैं, साहब लोग जहाँ पे रह रहा है ना, तो अब यहाँ पे गोल्ड खोजते रहता है, कचरा मैंने कचरा बीनते रहता है, उसमें कुछ मिल जाए तो उसी को गोल्ड बोलता है। ठीक, आई हैव नथिंग टू डू इल्स, मतलब मेरे पास करने को कुछ नहीं है। ही मटर्स, वही जो क्या बोलते हैं साहब बोलता है मेरे पास कुछ करने, लोग इधर उधर देखते हुए। गो टू स्कूल, मैंने बोला क्या तुम स्कूल जाते हो, सेगलिवली, मतलब ऐसे बोल दिया कि तुम स्कूल जाते हो। रियलाइजिंग इमीडिएटली
हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट, मतलब ऐसे आराम से रियलाइज करते हुए बोला अचानक से, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, जो मैं उसको एडवाइस दिया तो यह साउंड उसको कैसा लगा एक तरह से। ठीक, तो क्या बोलता है लेखक, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोसी में कोई स्कूल नहीं है। ठीक, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब यहाँ पे बन जाएंगे तो हम जाएंगे स्कूल। ठीक, लेखिका पूछती है तो ये बोलता है साहब कि जब स्कूल बनेंगे तो हम जाएंगे। इफ़ आई स्टार्टेड स्कूल, जब मैंने स्कूल जाना स्टार्ट, इफ़ आई स्टार्टेड स्कूल, जब मैं स्कूल स्टार्ट कर दूंगा, विल यू कम, लेखिका बोलती है कि मैं मतलब स्कूल बना दूँ तो क्या तुम स्कूल आओगे, पढ़ने आओगे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाफ जो कि ऐसे मजाक करते हुए बोली कि आप मैं स्कूल स्टार्ट कर दूँ तो पढ़ने वहाँ पे आओगे। यस ही से स्माइलिंग ब्रूडली, हाँ उसने बोला कि मैं आऊँगा, स्माइलिंग मतलब पूरा खुशी से बोला कि मैं आऊँगा स्कूल। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद मैंने देखा ना कि वो मतलब कि यहाँ पे लेखिका उसके बीच में 7 मीटिंग होते हैं, उस मीटिंग को तोड़ा गया अलग अलग भाग में, तो मैं उसे नहीं बताऊँगा, बस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, हर कुछ दिन बाद उसको देखे रनिंग अप टू मी, मुझसे मतलब मिलने आया। इज़ योर स्कूल रेडी, और हमसे पूछता है क्या तुम्हारा स्कूल बन चुका है। कौन पूछता है, वही श्याम साहब पूछता है, किससे, लेखिका से पूछता है कि तुम्हारा स्कूल बन चुका। लेखिका बोली थी ना कि तुम स्कूल आओगे मैं बना दूंगा, तो वही यहाँ पूछ रहा तुम्हारा स्कूल बन चुका। इट टेक्स ए लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से इम्प्रेस्ड एट हैविंग ए मेड प्रोमिस दैट वाज नॉट मीन, मैंने उसको बोला कि स्कूल बिल्डिंग बनने में काफ़ी समय लगते हैं। आई से, मैंने बोला इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड, मतलब हमको थोड़ा सा इम्प्रेस करना, मतलब कि हमको पश्चाताप हो रहा है एक तरह से, क्योंकि मतलब दुख हो रहा है, शर्मिंदगी मतलब हम मेरे को हो रहा है, क्योंकि मैंने स्कूल उसको बनाया नहीं, मैंने ऐसे ही प्रोमिस कर दिया था, दैट वाज नॉट मीन, जिसका कोई मतलब नहीं है। मैंने ऐसे प्रोमिस कर दिया, मैं स्कूल थोड़ा बना रहा हूँ, लेकिन आज हमसे पूछ रहा है तो हमको थोड़ा सा क्या शर्मिंदगी लग रहा है कि मैं स्कूल नहीं बना पाया इसके लिए। ठीक, बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन द एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, लेकिन मेरे जैसा प्रोमिसेस बहुत सारे होते हैं। अबाउंड में क्या होता है, बहुत सारे, वेरी, तो बहुत सारे इन द एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, ये अंधेरा जो पूरा संसार है, तो मेरे जैसा प्रोमिस तो बहुत होते हैं, बहुत सारे प्रोमिस टूटे जाते हैं। इसी मतलब यही करिए, मैं भी किया तो मेरा भी प्रोमिस पूरा नहीं हो पाया। आफ्टर ए मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने बाद में जब इसको जान पाया, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उसका नेम पूछा। ठीक है, रहते थे पड़ोसी में ही, लेकिन बाद में इसका नाम वगैरह पूछा भी धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे जानेगी ना। कभी लेखिका का पड़ोसी था, आता था कभी कभी, क्या बोलते हैं, गार्बेज में कचरा बिनने आता था, तो कभी कभी देखती थी, तो धीरे धीरे नाम वगैरह जानना स्टार्ट की। ठीक है, बोलता है साहिब आलम, थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, साहिब आलम अपना नाम बोलता है, अनाउंस करता है। ठीक, ही डज नॉट नो व्हाट इज़ द मीन, वो नहीं जानता इसका मतलब क्या होता है। नाम का मतलब होता है ना, जैसे हर एक नाम का, मेरा नाम का मतलब क्या है, आशुतोष। आशुतोष मतलब क्या होता है, जिसको तत्काल संतुष्ट किया जा सके, आशुतोष शंकर जी का नाम है। ठीक, तो ऐसे वो अपना नाम का मतलब नहीं जान रहा था। इफ़ यू न्यू इट्स मीनिंग, जब वो अपना मीनिंग जानेगा इस नाम का, तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, देखिए लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड का लॉर्ड, राजा, इसका मतलब साहिब आलम का नाम होता है, इसका अर्थ होता है, समझ रहे। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम टू बिलीविंग इट, मतलब उसको विश्वास नहीं होगा, उसको समझने में बहुत समय लग जाएगा कि इसका नाम का मतलब क्या होता है, उसको विश्वास नहीं होगा जब वह जानेगा। ठीक, अनवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट, मतलब बिना अपने नाम को जाने मेरा नाम क्या दिखाता है, बिना इसको जाने। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड, रोम्स में इधर उधर घूमना, गली में इधर उधर घूमते रहता है अपने दोस्त के साथ। एंड एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, और क्या बोल रहा है, अपने फ्रेंड के साथ एन आर्मी ऑफ बेयर फुट्स, मतलब बहुत सारे आर्मी, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बेयर फुट मतलब कि नंगे पैर घूमते रहते हैं। ठीक है, और हु अपीयर लाइक ए मॉर्निंग बर्ड, जैसे कि सब मॉर्निंग के बर्ड की तरह दिखते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर की तरह सब भाग जाते हैं। कौन, वही सब बच्चे जो आर्मी के फौज की तरह एक तरह से झुंड में रहते हैं, और बेयर फुट यानी कि खाली पैर रहते हैं, चप्पल भी नहीं पहनते हैं। ठीक, ओवर द मंथ्स, कुछ महीने बीतने के बाद आगे, तो आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने जब पास जाकर धीरे धीरे एक एक को पहचाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे मैंने पूछना स्टार्ट, कुछ क्वेश्चन पूछा, कुछ सबसे बात किया। क्या पूछ रहे हैं, वाई आर नोट क्या वियरिंग चप्पल्स, तुमने चप्पल्स क्यों नहीं पहने हो। वन आई आस्क्ड, मैंने एक लड़का से पूछी, लेखिका तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी जो माता है वो सेल्फ से नीचे उतार के नहीं देती है। सेल्फ करने का मतलब जो तख्ता होता है ना, जहाँ पर चप्पल रखा जाता है, तो बोलते हैं कि मेरी माता वहाँ से उतार कर नहीं देती है चप्पल को। ही आंसर सिंपली, आराम से बोल देता है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एक सेकेंड, एड अनदर बॉयज हु वियरिंग शूज एंड क्या है, डू नॉट मैच, एक दूसरा बच्चा जो शूज पहना हुआ है उसका शूज का कोई मैचिंग नहीं है, तो वो क्या बोलता है, इफेन सी डिड, अगर उसकी माता देती भी है तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो उसको बाहर फेंक देगा।
मतलब उसके माता अगर देगी भी ना तो वह फेंक देगा, नहीं पहन पाएगा। एक लड़का बगल में था तो वही बोलता है उसका भी जैसा शूज पहना हुआ था ना तो कोई मैचिंग नहीं था, ठीक। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं उस पर कमेंट किया, ही सफल्ड हिज फीट एंड से नथिंग, वो अपना पैर को हिलाता है और बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही, ठीक है, कुछ नहीं बोलता है। आई वांट शूज, एक से ये थर्ड बॉय, तीसरा लड़का बोलता है कि मुझे शू चाहिए, मुझे जूता चाहिए, ठीक है। हु हैड नेवर ऑन ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, बोलता है कि मैं अपने जीवन में कभी भी एक पेयर का जोड़ा यानी कि शूज नहीं पहना हूँ, ठीक है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फुट, पूरा कंट्री का यात्रा करते करते मतलब जब घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कंट्री में बेयर फुट खाली पैर बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक। इन सिटी ऑन विलेज रोड, गाँव मतलब गलियों में देखा जाता है। इट इज़ नॉट ए लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं कि उन लोग पास पैसा, मतलब ऐसा नहीं कि पैसा की कमी से, एक सेकंड कहाँ थे हम लोग, एक सेकंड, विलेज रोड, इट इज़ नॉट ए लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू से बेयर फुट इज वन एक्सप्लेनेशन। एक लड़का बोलता है कि ऐसा नहीं कि मनी का हम लोग पास कमी है, हम लोग पास ऐसा नहीं कि मनी का कमी है, हम लोग का परंपरा है कि हम लोग खाली पैरे रहें, स्टे होम, मतलब परंपरा ऐसा बोल रहा है, ठीक। आई वंडर, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, इफ़ दिस इज़ द ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन द वे ऑफ परपेचुएट स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मैं वंडर में चकित रह गया कि यही एक मतलब रास्ता बच चुका है इन लोग पास, एक्सक्यूज बहाना बच चुका है एक्सप्लेन करने के लिए वे ऑफ परपेचुएट स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मैंने पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए यह एक बहाना इन लोग पास है कि हम लोग पास तो पैसा मतलब है लेकिन हम लोग का ट्रेडिशन है जो नहीं पहनते हैं। मतलब क्या क्या कहेगा, गरीब है ऐसा नहीं बोल रहा है, मतलब वही कहेगा इन लोग का बहाना है। परपेचुएट स्टडी में मतलब कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस स्टडीज ऑफ पॉवर्टी को दिखाने के लिए बस एक बहाना दिखा रहे हैं इन लोग, ठीक है, लेखिका बोल रही है, ठीक। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडीपी, मुझे एक स्टोरी याद आया, ठीक है ना। उडीपी एक प्लेस है तो वहाँ पे एक आदमी का स्टोरी आया, टोल्ड भी जो हमको बोला था, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू अ स्कूल पास्ट ऑफ एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट। एक यंग लड़का था, ठीक है, ही वुड टू गो टू स्कूल पास टाइम एन ओल्ड टेम्पल, एक बहुत पहले का टेम्पल था तो वहाँ से ही मतलब स्कूल वगैरह जाना स्टार्ट किया था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, टेम्पल में इसका मतलब कि प्रीस्ट यानी पुरोहित थे, पंडित जी थे इसका पिताजी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट ए टेम्पल एंड प्रे फॉर हिज पेयर ऑफ शूज, और बच्चा वहाँ पे रुक कर और मतलब भगवान से प्रे करता था कि हमें भी शू चाहिए, ठीक है ना। एक स्टोरी इन लोग का मतलब याद आ रहा है माइंड में लेखिका को। 3rd ईयर लेटर आई विजिटेड दिस टाउन, फिर 30 ईयर, देखिएगा 3rd ईयर नहीं 30 ईयर, थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करिएगा, ठीक। 30 सालों बाद लेटर आई विजिटेड हिज टाउन शहर गया, टेम्पल विच उसी के बाद नाउ ये क्या ड्रोनेड इन द एन एयर ऑफ, एक सेकेंड, एयर ऑफ डिसोलेशन इन द बैकग्राउंड, वहाँ पर क्या था एकदम डिसोलेशन में शांति भरा माहौल था। वे तो नाउ ड्रोन मतलब निकल इन द एयर, बाहर निकल चुका था, ड्रोन हो गया, डिसोलेशन एकदम शांत था जगह। इन द बैकयार्ड, आंगन में जो चबूतरा होता है ना, चबूतरा आंगन जो बोलिए क्या बोलते हैं उसको, मंदिर का जो आंगन होता है उसी में, वेयर लिव न्यू प्रीस्ट, वहाँ पे एक नया पुरोहित रहने लगा था, ठीक है। देयर वे रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर था। यहाँ से पूछता है कैसा चेयर वहाँ पर रखा हुआ था, तो जो आंगन है ना आंगन में रेड एंड वाइट चेयर थे, ठीक। यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए क्या ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग लड़का था जो कि क्या ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ था, वियरिंग सॉक्स पहना हुआ था, ठीक, शूज पहना हुआ था, ठीक। अराइविंग पेंटिंग एंड थ्री हिज स्कूल बैग ऑन क्या है फोल्डिंग बेड, अराइविंग पेंटिंग मैंने हाँफते हुए भागते हुए आया और अपना बैग को स्कूल बैग को फेंक दिया कहाँ पे, फोल्डिंग जो फोल्ड करके वो बेड रखा हुआ था ना उसी बेड पे अपना ड्रेस को क्या बोलते हैं फेंक दिया, ठीक है, स्कूल बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट ए बॉय, बॉय को देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, मैं उसको देखते हुए एक और बॉय मैंने प्रेयर को याद किया, एंड मेड द गॉडेस्ट व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज लेट मी नेवर लूज देम, जब मैंने उसको देखते हुए एक और बात मतलब एक लड़का के बारे में याद किया जो बगल में था, प्रे कर रहा था ना कि उसको शूज मिल चुका था और भगवान से क्या प्रे कर रहा था, लेट मी नेवर लूज देम, भगवान मैं इसको कभी भी नहीं खो पाऊँ, क्या नहीं खो पाऊँ, जो उसको शूज मिला हुआ था तो उसी को प्रेयर कर रहा था दूसरा बॉय, ठीक। द गॉडेस्ट हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, मैं लग रहा था जो भगवान है ना उसका प्रेयर मान लिया है, जो प्रार्थना कर रहा है ना तो भगवान उसको मान लिया है, एंड वह प्रे कर रहा था किसके लिए, शूज के लिए, शूज उसको मिल चुका है ना। द यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, ठीक है, मतलब कि पुरोहित का बच्चा ही था ना। वेयर और शूज, अब शूज पहन लिया था, 30 साल पहले नहीं पहने हुए थे, वे आज सबको पहन लिए थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स, बहुत सारे रेग पिकर्स जो कचरा बीनने वाले होते हैं इन द माई नेबरहुड, मेरे पड़ोसी में, रिमेन शूजलेस, आज भी बहुत सारे कचरा बीनने वाले हैं हमारे आसपास में जो कि अभी भी शूज नहीं पहने हुए हैं, ठीक है, नहीं उन लोग का भाग्य में है, ठीक। माई एक्वेटेंस क्या है,
एक्वेंटेंस विथ द बेयर फुट रेग पिकर्स लेड टू मी सीमापुरी, मेरे को जान पहचान के थे। तो एक्वेंटेंस मैंने कहा था जान पहचान, विथ द बेयर फुट रेग पिकर्स जो खाली पैर रहते थे, कचरा बीनते थे, लेड टू मी सीमापुरी, उन लोग चलते मैं भी सीमापुरी चला गया, सीमापुरी में हमको ले गए उन लोग, ठीक है। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक प्लेस था, जगह का नाम है जो पेरीफेरी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली का बाउंड्री पे स्थित है, ठीक। 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटा क्या है मतलब दिल्ली से कुछ मील दूर है जिसका नाम है क्या सीमापुरी, वहाँ पे हम भी गए, ठीक है। मेटामॉर्फोनिकली मतलब सिंबॉलिक ढंग से दिखा रहा है। दोज हु हैव लिव्ड देयर आर स्क्वेटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन द 1971, वहाँ पे जो रह रहे हैं ना तो उन लोग क्या है स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर का नाम लोग घुसपैठी होता है, बांग्लादेश से कुछ घुसपैठी उस समय आ गए थे तो उन्हीं लोग हैं। जैसे 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो उसमें बहुत सारे घुसपैठी भारत में आ चुके थे, घुस गए थे, तो वही सब उन लोग था। साहब फैमिली जो अमंग ऑफ देम, जो साहब का फैमिली है वो भी उन लोग में से था, ठीक है ना। देखिए साहब लोग से इनका जान पहचान सब रेग से हो गया ना, इन लोग सीमापुर एक बार लेखिका पहुंची थी, ठीक है। तो साहब का फैमिली भी वहीं से आया था, कहाँ से सीमापुर बांग्लादेश से, ठीक। कहाँ पे रह रहा था सब कोई सीमापुरी में रह रहा था। सीमापुरी वाज देन क्या है विल्डरनेस, विल्डरनेस मतलब कि बंजर भूमि कहते हैं यहाँ पे, वेयरलैंड मतलब वहाँ पे कुछ होता नहीं था, एकदम खाली जगह था, ठीक। इट इज स्टिल, आज भी वो खाली है, मतलब बेकार का लैंड है, वहाँ कुछ लैंड का उपज नहीं होता है, बट इट इज नो लॉन्गर इम्पिटी, आज खाली है, शांत है, वहाँ पे मतलब कुछ होता उपज नहीं है लेकिन इम्पिटी नहीं है, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ पे लोग नहीं, लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ पे सीमापुरी पे, ठीक, सीमापुरी में। इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड, मतलब कि कीचड़ है, विद द रूफ ऑफ टीन एंड तारपोल, क्या है तरपाउलिन माने वह तिरपाल वगैरह, टीन वगैरह का छत वगैरह बना हुआ, डिवाइड ऑफ सीवेज वगैरह भी नहीं है वहाँ पे, क्या बोलते हैं मतलब बाथरूम वगैरह जैसे ड्रेनेज है, पानी वगैरह का भी दिक्कत है, रनिंग वाटर कुछ भी नहीं है वहाँ, बहुत मतलब फैसिलिटी बहुत खराब है वहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे सीमापुरी में। एंड याद रखिएगा कितना 10,000 रेग पिकर्स, कचरा बीनने वाले कितने थे 10,000, और घुसपैठी कितने आए थे 20,000, देखेंगे हम लोग। तो लिव्ड फॉर देयर, आगे मिलेगा 20,000, ठीक है ना, आगे देखेंगे उसको। अभी याद रखना कि 10,000 वहाँ पे रेग पिकर्स रहते थे, ठीक। दे हैव लिव्ड दे हियर, वहाँ पे रह रहे थे फॉर मोर देन 30 ईयर, 30 सालों से, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना कोई पहचान को वहाँ पे 30 सालों से लोग रह रहे थे, ठीक। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड, उन लोग पास कोई परमिट भी नहीं था, वो सरकार से होता ना तो आप यहाँ के निवासी हो गए, तो उसका कोई नहीं था, उन लोग पास एक राशन कार्ड बनवा दिया गया था, ठीक। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, उन लोग का मतलब वोटर्स क्या वोटर लिस्ट में नाम आ गया था, राशन कार्ड बन गया था ना। अब नेता लोग क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है, वोट लेना है, तो राशन कार्ड बनवा दिया था, ठीक है। एंड इनेबल देम टू बाई ए ग्रेन, जो कि राशन कार्ड से उन लोग अपना ग्रेन अनाज भी खरीद लेता था, ठीक है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू आइडेंटिटी, सर्वाइव करने के लिए, जीवन जीने के लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा अच्छा क्या होता है फूड, ठीक है ना। चलिए, इफ एट द एंड, देखिएगा यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में है ना, तो यानी किसी का कथन होगा, ठीक। इफ एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिली, मैं अपने फैमिली को खिला पाता हूँ, एंड गो टू द बेड विदाउट क्या है एचिंग स्टोमक, मतलब बिना पेट में दर्द, मतलब एचिंग में दर्द होता है ना, बिना पेट में कोई दर्द का अपने फैमिली को खिलाकर मैं बेड पे चला जाता हूँ शाम में। एंड वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, मतलब मैं यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ जहाँ पे वैसे फील्ड में, जो बंजर फील्ड हम लोग का था जहाँ पे ग्रेन वगैरह नहीं मिलता था, कहाँ पे बांग्लादेश में, तो उससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ रहेंगे, ठीक है ना। एंड से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, कुछ ग्रुप ऑफ वुमेन इस बात को बोली, देखिए डबल इम्पोर्टेंट कॉमा में था ना, कुछ महिला से बोलती है यहाँ पे हम लोग अपने परिवार को खिला पाते हैं, शाम में हम लोग पेट में दर्द नहीं होता, खा पी कर सो जाते हैं, पेट खाली नहीं रहता है, तो वहाँ से रहने से अच्छा है कि यहाँ रहें, वहाँ खाली स्थान था, ठीक है ना, बांग्लादेश में, यहाँ हम लोग अच्छे से हैं। भले यहाँ पे टीन का तिरपाल का मतलब घर अच्छा नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, लेकिन पेट तो भर रहा है ना, तो आइडेंटिटी हम लोग का नहीं चाहिए, हम लोग का बस पेट भरने के लिए चाहिए, जो जीवन जीने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वही यहाँ पे इन लोग बोल रहा है, ठीक। मेरे साड़ी मतलब फटा हुआ साड़ी पहनी हुई थी, उन लोग का साड़ी भी नहीं था। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, मैंने उनसे पूछा कि आपने ब्यूटीफुल लैंड को क्यों छोड़ दिया, ग्रीन लैंड था, हरे हरे मैदान थे, फील्ड थे, नदियाँ थे, क्यों छोड़ा, क्या था, वेयर रिवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट, बोले कि जहाँ पे हम लोग भोजन मिलता है ना, हम लोग अपने टेंट को वहीं पे पिच कर देते हैं, टेंट को गाड़ देते हैं, दैट बिकम क्या है ट्रांजिस्ट होम, जो कि हम लोग का टेम्पोररी एक होम बन जाता है, वहीं पे हम लोग रहने रहते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप देम, उसी में बच्चे लोग बड़े होते हैं, ठीक है। बिकम पार्टनर दी सर्वाइवल, एक सेकंड, चिल्ड्रन ग्रो उसमें रहता है, ठीक है, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल,
अपने पार्टनर के साथ साथ इसमें सर्वाइव करने रहते हैं, बाल बच्चे सब कुछ होते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग। सीमापुरी में हम लोग इसलिए कि यहाँ पे मतलब इसका मतलब होता है रेग पिकिंग, कचरा बीनना। तो कुछ सालों से रहते रहते हम लोग के पास एक आर्ट हो गया, कला हो गया किसका, मतलब कचरा बीनने का कला हो गया। कोई काम करते करते नहीं होता आर्ट, इन लोग के पास कचरा बीनने का कला हो गया है। ठीक, गार्बेज टू देम गोल्ड, मतलब गार्बेज में से गोल्ड को कैसे निकालना, कोई इंपॉर्टेंट चीज को कैसे निकालना है, तो ये मेरे पास कला हो चुका है। ठीक, गार्बेज का मतलब इन लोग का क्या है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, तो सोना, एक तरह से हम लोग का सोना के रूप में काम करता है गार्बेज। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, इन लोग का रोज का खाना है यहाँ पे। ठीक है, गार्बेज से ही सब कुछ मिलता है। ठीक है, रूफ मिलता है, ओवरहेड मतलब सर को ढकने के लिए। इवन इफ इट इज द लीकिंग रूफ, अगर मान ली चलते हैं यहाँ पे लीकिंग रूफ है, यानी कि छत से पानी टपकते रहते हैं, बट फॉर ए चाइल्ड क्या इट इज मोर, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, मतलब बच्चे के लिए तो ज़्यादा है ना, भले यहाँ पे पानी टपक रहे हैं हम लोग का मतलब कि अच्छा कंडीशन नहीं है, लेकिन खाना मिल रहा है घर पे। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज मोर, मतलब बच्चा के लिए लोग ज़्यादा अच्छा, मतलब चलिए रेट पिकन मिल रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन एक तरह से कंडीशन जीने के लिए मिल रहा है ना, खाना मिल रहा है ना, वही बोल रहा है। ठीक, आई समथिंग पार्ट 1 में तो कुछ कुछ रह चुका था, लेकिन थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया ना, और थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक एक वर्ड एक एक लाइन को थोड़ा सा तोड़ को समझाना रहता है ना, इसीलिए यहाँ से इस लाइन को छोड़ दे रहे हैं। ऐसा क्या है, आई समटाइम्स फाइंड रुपीज 10 रुपीज नोट्स वगैरह, इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे चल के। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 2 से बस आज इतना ही रहने देते हैं मेरे दोस्त। कुछ भी सीख पाए तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जितना मैंने पढ़ाई उसको आप पढ़िएगा जरूर। थैंक्स।